पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु बकरी पालन पर जानकारी, नए फल बाग लगाने के लिए शुरू करें अभी से तैयारी। पंतनगर द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह। बकरी पालन भूमिहीन एवं सीमांत किसानों की आजीविका का मुख्य साधन है, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई इस व्यवसाय से वो लाभ नहीं कमा पाते जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। इस कम लाभ का जो प्रमुख कारण है वो है बकरियों की देखभाल और प्रबंधन में बरती गई लापरवाही। तो किसान भाइयों, आप इस व्यवसाय को लाभकारी बनाने हेतु किस तरह से करें बकरियों का पालन, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बेजवा भदोई के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जानते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा बकरियों का पालन हमारे देश में होता है। प्रतिवर्ष लगभग 40% बकरियों का वध मांस के लिए किया जाता है, फिर भी इनकी संख्या जो है 3% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम पूंजी, कम स्थान, कम लागत से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ जो है किसान भाई अगर ध्यान दें तो बकरी पालन को और लाभदायक बनाया जा सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि उचित नस्ल का चुनाव करें। अगर जो किसान भाई बकरी पालन करना चाहते हैं तो उचित नस्ल का चुनाव करें। जैसे हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ के लिए बर्बरी और जमुनापारी दो ही प्रमुख ब्रीड हैं जो कि यहाँ की लोकल हैं और यहाँ के आबो हवा में खूब फलती फूलती हैं। इसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको, बर्बरी एक ऐसी ब्रीड है जो कि लगभग 14 महीने में 2 बार बच्चे देती है और प्रत्येक बार 2 या 3 बच्चे देती है। एक बच्चा 1 साल में 15 kg बॉडी वेट का शारीरिक भार का हो जाता है। जमुनापारी दूध की प्रमुख ब्रीड है। एक दिन में लगभग 1 लीटर से 1.25 लीटर तक दूध देती है, लेकिन इसके 2 ब्यांत में बहुत ज़्यादा अंतर है। मांस के लिए यह प्रजाति उपयुक्त नहीं है। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि जो किसान भाई मांस के लिए अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो वो बर्बरी नस्ल का पालन करें और जो दूध के लिए करना चाहते हैं वो जमुनापारी का करें। और बकरी पालन को कैसे और लाभकारी बनाया जाए, इसमें जो दूसरी सबसे प्रमुख बात है कि अवर्णित नस्ल जिसकी कोई अपनी पहचान नहीं है, ऐसे बकरियों का हम नस्ल सुधार कैसे करें। नस्ल सुधार करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आप 20, 25, 50 बकरे एक साथ पाल रखे हों तो बाकी बकरों जो देसी बकरे हैं जिनका कोई अपनी पहचान नहीं है, जिनकी की उत्पादन क्षमता बहुत कम है, उनको बधियाकरण कर दें और अच्छे नस्ल का बर्बरी या जमुनापारी 1 या 2 नर बकरा ले आवें और इन्हीं से प्रजनन करावें। आप देखेंगे कि 1 साल 2 साल के अंदर में सारी प्रजातियां बदल जाएंगी और आपका जो स्टॉक है, जो बकरी पालन का समुदाय है, वो एक अच्छा उत्पादन देने वाला बन जाएगा। और एक अच्छे बकरी पालन के लिए तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि बकरी पालन में नर बकरा जो होता है वो समुदाय का आधा होता है। अगर वो बकरा अच्छा है तो समुदाय के बच्चे अच्छे होंगे। नर बकरे का कैसे चुनाव करें, उसमें कुछ प्रमुख बातें हैं कि ऐसे बच्चे का चुनाव करें जिनकी माँ 2 बच्चे देती हो और वो बच्चा जो है सुडौल हो, शारीरिक
तौर से हिष्ट पुष्ट हो, कोई बीमारी न हो और तंदुरुस्त हो, ऐसे बच्चे का चुनाव प्रजनन के लिए करते हैं और स्टॉक में रखते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतति अच्छा बने। अब आइए बात करते हैं बकरियों हेतु आवास व्यवस्था पर। तो बकरी पालन के लिए कच्चे, सेमी पक्के एवं पक्के आवास में करना संभव है। प्रति वयस्क बकरा या बकरी के लिए 15 से 20 वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता होती है। आवास के बाहर खुला स्थान होना जरूरी है जहां बकरियां खुलकर घूम फिर सकें। आवास खुला एवं हवादार होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ठंड एवं बारिश के समय खाली बारदाने अथवा प्लास्टिक शीट से हवा व पानी को अंदर आने से रोका जा सके। आवास की प्रतिदिन साफ सफाई करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तीसरा बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में विशेषकर मई जून के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है। अगर हम चराई पर रखना चाहते हैं तो हमारे बकरों को चारे की विशेष कमी हो जाती है। ऐसे समय में अगर संपूरक आहार देंगे तो इनका ग्रोथ अच्छा होगा, दूध उत्पादन अच्छा होगा, प्रजनन क्षमता बनी रहेगी। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अगर आप इनको दाना बाजार से खरीद कर खिलाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए ऐसे भाई जो बकरी पालन करना चाहते हैं उनको मैं एक फार्मूला बताना चाहता हूं। उस फार्मूले से जो है खुद अपने बकरी का आहार बना सकते हैं। लगभग 50 से 60% भाग जो भी सस्ता अनाज बाजार में मिलता हो वो अनाज ले लें। 20-25% कोई भी खली ले लें। 20-25% जो है जो भी चोकर मिलता हो वो गेहूं का, धान का जो भी चोकर मिलता हो वो चोकर ले लें और इसको 3% की दर से नमक मिला लें, 1% खनिज मिश्रण मिला लें। आहार बन जाएगा। इसको प्रत्येक पशु को 100 ग्राम दे। अगर दूध देने वाला कोई बकरी है तो उसको 200 ग्राम प्रतिदिन खिलाना चाहिए। और बाकी समय में अगर किसान भाई जो सीजनल समय के अनुसार जो हरे चारे होते हैं, हरे चारे पैदा करें या चराई करें तो सस्ता पड़ेगा। और अंत में मैं स्वास्थ्य संबंधी बात करूं तो टीकाकरण जून का महीना है। किसान भाई अगर बकरी का समुदाय पाले हों तो कम से कम 2 चीज़ का टीकाकरण अवश्य करा लें। एक PPR और एक एंट्रोटॉक्सीमिया जिसको कि ET कहते हैं। ये जो बकरियों में PPR जिसको कि गोट प्लेग कहते हैं अंग्रेजी में, और इसके अंतर्गत जो है पशु या बकरी के मुंह में छाले पड़ जाते हैं और डायरिया हो जाती है जो कि कंट्रोल नहीं होती है। इस बीमारी की सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर ये झुंड में फैल गया तो आधा तिहा समाप्त ही हो जाते हैं। इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका है कि समय से टीकाकरण करा लें। और दूसरा है इंट्रोटॉक्सीमिया। इंट्रोटॉक्सीमिया में केवल डायरिया होता है। पशु लैट्रिन करेगा, पतला टट्टी करेगा और मुंह में छाले इसमें नहीं आते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। वृक्ष हमें फल और लकड़ी ही नहीं देते बल्कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अतः वृक्ष लगाना हम सबका कर्तव्य है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज फलों की बागवानी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बरसात में पौधों की रोपण करने के लिए अभी से तैयारी करनी होती है, तो आपको फलों की बागवानी के लिए इस समय किन किन तकनीकी बातों का ध्यान रखना है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र उछानी बदायूं के डॉक्टर यशपाल सिंह। नया बाग लगाते समय हमको, चूँकि बाग एक ऐसा उद्यम है जो लंबे समय तक हमको रिटर्न देता है, तो इसलिए बाग लगाने से पहले क्या क्या सावधानी हमको रखनी चाहिए उनका हम विशेष ध्यान रखें, जिससे जो हमारा बाग है वो लंबे समय तक फ़ायदा हमको देता है। फलों की सफल व्यावसायिक बागवानी के लिए बाग लगाने से पहले कागज पर वृहद योजना सावधानी पूर्वक बनानी चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े।
बाग लगाने की योजना बनाते समय आगे बताए जा रहे मौलिक सिद्धांतों पर अमल करना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सही स्थान एवं उपयुक्त मृदा का चुनाव। व्यावसायिक दृष्टि से बाग लगाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जो शहर के नजदीक हो एवं यातायात की पर्याप्त सुविधा हो। जहां तक उचित मृदा की बात आती है तो बाग लगाने से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य करा लें। मिट्टी रिपोर्ट के आधार पर फल वृक्ष का चुनाव करें या फिर आवश्यकता अनुसार मिट्टी को उपचारित करें तथा जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वर्षा के दिनों में बरसात का पानी फल वृक्ष के तने के संपर्क में न आवे। ये समय है, अभी गेहूं की कटाई हो चुकी है। ये समय होता है गड्ढे खोदने का। पौधे लगाने का समय हमारा बरसात में जुलाई अगस्त में हम लगाने का होता है। जब फसल खाली हो जाती हैं उस समय हम लोग पहले खेत का चयन करते हैं। इसको चयन करते समय हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमें मार्केटिंग कहाँ करनी है, हमारे पास में कौन सी मंडी है और फल हम कहाँ पर उसका बेचेंगे। दूसरा हमको ये भी देखना होता है कि जिस खेत में हमें बगीचा लगाना है वहाँ तक यातायात का साधन भी है, गाड़ियाँ भी वहाँ तक पहुँच जाएंगी। ऐसे स्थान का सिलेक्शन करते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का, यातायात के साधन आने के पूरी तरह से रास्ता हो। इस तरह से सिलेक्शन कर लेते हैं। साइट का सिलेक्शन करने के बाद फिर हम फल का सिलेक्शन करते हैं कि हमारे क्षेत्र में कौन से उचित फल हैं जिनका अच्छी हमारी जलवायु में अच्छे उत्पादन दे सकते हैं। तो हमारे क्षेत्र में हम यदि बात करें, यहाँ पर अमरूद, आम, आंवला, बेल, नींबू इत्यादि ये फल हैं जिनको हम यहाँ पर सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। बॉर्डर में हम लोग करौंदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस समय चूँकि खेत खाली हैं, बस गेहूँ की जो फसल है उसकी कटाई हो चुकी है, तो ये उपयुक्त समय होता है गड्ढे खोदने का। गड्ढे खोदने के लिए उपयुक्त इसलिए भी होता है क्योंकि इन दिनों गर्मी काफ़ी होती है, तापमान 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। तो जो गड्ढे हम खोदते हैं उसका स्टेरलाइजेशन भी हो जाता है। उसका जो मिट्टी निकलती है, हमारे क्षेत्र में विशेष रूप से निमेटोड, सूत्रकृमि का प्रकोप यहाँ पर देखा गया है। चूँकि रेतीली मिट्टी है तो इन क्षेत्रों में विशेष रूप से किसान भाई क्या करते हैं सामान्यतः कि बरसात में जब पौधा लगाने होते हैं तभी गड्ढे खोदते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो पौधे के लिए गड्ढे खोदे गए हैं उनका सही प्रकार से स्लाइज नहीं कर पाते उनको, जिसके कारण उसमें जो सूत्रकृमि है या उकटा बीमारी, जो उकटा रोग है उसकी फफूंद है, जो माइसीलियम है, उसमें उत्पन्न हो जाती है और हमारे बगीचे हैं, जो पौधे हैं, वो बहुत जल्दी ही उकटा से या सूत्रकृमि के प्रकोप से ग्रसित हो जाते हैं। इसके बचने के लिए हम लोग पहले खेत का लेआउट करें। दूरी, जैसे आप यदि अमरूद की बात कर रहे हैं तो अमरूद के लिए कम से कम 6 गुना 6 मीटर की दूरी, आंवला और बेल के लिए 8 गुना 8 मीटर की दूरी, पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 8 गुना 8 मीटर रखते हैं। इस तरह से हम मार्किंग करके और खेत का लेआउट कर लेते हैं और गड्ढे खोद लेते हैं। गड्ढों का आकार 3 गुना 3 गुना 3 फीट, लंबाई, चौड़ाई और गहराई गड्ढे की 3 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। जो गड्ढे से मिट्टी निकली उसको गड्ढे के साइड में ही लगभग 6 इंची मोटी परत में फैला देते हैं और उसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है 40 माइक्रोन की, उसको उससे प्रॉपर्ली कवर कर देते हैं, जिससे अंदर की हवा बाहर नहीं जाए और बाहर की अंदर नहीं आए। इस तरह से सोलर स्टेरिलाइजेशन, सौरीकरण द्वारा हम लोग जो गड्ढे से निकाली गई मिट्टी है उसको हम स्टेरिलाइज कर लेते हैं। इस तरह से हम स्टेरिलाइज करने के पश्चात उसमें जो उकटा और सूत्रकृमि का प्रकोप है वो लगभग नगण्य हो जाता है और जो घास पुआल है जो गड्ढे खोदे हैं उसमें उसको डाल के उसमें आग लगा के थोड़ा सा उसको भी स्टेरिलाइज कर सकते हैं। इस तरह से हम स्टेरिलाइज कर लेते हैं और फिर ये जो पॉलीथीन है इसके ऊपर रखनी है कम से कम 25 दिन उस पॉलीथीन के अंदर ढक के रखते हैं। में जो अधिक तापमान के कारण इसमें जो भी सूत्रकृमि या फफूंद के अवशेष हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से हम तैयारी करते हैं। इसके बाद हम फिर जो मिट्टी और गोबर की खाद उपलब्धानुसार 15, 20, 25, 30 किलोग्राम प्रति गड्ढा हम इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा NPK 10-26-26 लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति गड्ढा ये ले लेते हैं। इसके अलावा दीमक के लिए क्लोरोपाइरीफॉस
नामक जो दीमक पाउडर आता है 4% वाला धूल या दूसरा कोई धूल है उसको ले लेते हैं और इन सब को मिक्स करके हम गड्ढे को भर लेते हैं। गड्ढे भरते समय सावधानी रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि गड्ढे की जो ऊंचाई है, जो मिट्टी हम भरेंगे, जो ज़मीन की सतह है उससे लगभग 6 इंच ऊपर तक भरते हैं। जब पहली बरसात होती है तो उसके बाद वो मिट्टी बैठ जाती है और फिर हम 15 जुलाई से और अगस्त के बीच में जब दूसरी बारिश होती है और हम उसमें पौधे की रोपाई करते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह संभावित हल्की अर्थात 15 मिलीमीटर बारिश होने और तापमानों में हल्की गिरावट के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई इस सप्ताह से धान की मध्यम अवधि अर्थात 120 से 125 दिनों में पक कर तैयार होने वाली और अधिक पैदावार देने वाली उन्नतशील किस्मों जैसे पंत धान 10, IR 24, गोविंद, पंत धान 12, रत्ना, प्रसाद, मनहर, पंत धान 23, पंत सुगंध धान 27, HKR 47 अथवा हाइब्रिड किस्मों जैसे पंत शंकर धान 1, पंत शंकर धान 3, नरेंद्र शंकर धान 2, पूसा RH 10 आदि में से किसी किस्म के स्वस्थ बीज की इस सप्ताह नर्सरी में बुआई करें। इस हेतु खेत की भली भांति जुताई कर भुरभुरा बना लें और खेत में पानी भर दें। प्रमाणित बीज ही बोएं। यदि घर का बीज बो रहे हों तब बीज के अच्छे जमाव तथा फसल को बाद की अवस्था पर बीज जनित रोगों से बचाने हेतु बीज को 1 ग्राम कार्बेंडाजिम और 1 ग्राम थायरम नामक फफूंदनाशी द्वारा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य कर लें। नर्सरी तैयार करने हेतु 10 वर्ग मीटर आकार की कुछ ऊंची उठी ऐसी क्यारियां बनाएं जिनमें सस्य क्रियाएं आसानी से की जा सकें तथा इनमें पानी भी ठहर सके। भीगी विधि द्वारा पौध तैयार करने हेतु बीज को पहले 8 से 10 घंटे पानी में भिगोएं तथा बाद में निकालकर पक्के फर्श पर फैलाकर किसी मोटे कपड़े में ढक दें तथा 2 दिन बाद पानी भरकर तथा कढ़ेल बनाकर अंकुरित किए आधा किलोग्राम बीज को प्रति 10 वर्ग मीटर क्यारी क्षेत्रफल की दर से छिटक दें तथा हल्का पानी भर दें। 1 एकड़ रोपाई हेतु लगभग 15 किलोग्राम बीज की बुआई करें। बीज के अच्छे जमाव हेतु प्रत्येक क्यारी में कढ़ेल करते समय बीज छिटकने से पूर्व 250 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 30 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति क्यारी की दर से डालें। बुआई के बाद चिड़ियों से नर्सरी की सुरक्षा करने हेतु पुआल से 2 से 3 दिनों तक ढका रहने दें। संभावित हल्की बारिश के कारण धान की पहले डाली गई नर्सरी में सिंचाई न करें। जिन किसान भाइयों ने पिछले दिनों धान की नर्सरी डाल रखी है उसमें 2 से 3 पत्तियां बन गई हैं। यदि नर्सरी में पत्तियां पीली और बादामी रंग लिए हुए दिखाई दे रही हो तथा पौधों की बढ़वार सही तरीके से न हो पा रही हो तब समझ लें कि धान की नर्सरी खैरा रोग से प्रभावित हो गई है। अतः किसान भाई पहले नर्सरी का निरीक्षण करें और बताए गए लक्षण दिखाई देते ही बारिश बंद हो जाने के बाद नर्सरी में 5 ग्राम जिंक सल्फेट और 20 ग्राम यूरिया का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव सुबह के समय तुरंत करें। सिंचाई के साधन उपलब्ध होने की दशा में मक्का का अनाज उत्पादन के इच्छुक किसान भाई संभावित हल्की बारिश के बावजूद खेत की पलेवा कर इस सप्ताह भी मक्का की बुआई कर सकते हैं। ध्यान दें कि मक्का की अधिक पैदावार देने वाली मुख्य किस्मों के प्रमाणित बीज का ही चुनाव करें। बुआई के समय मृदा परीक्षण के आधार पर 15 किलोग्राम नत्रजन देने हेतु 35 किलोग्राम यूरिया, 25 किलोग्राम फास्फोरस देने हेतु 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 15 किलोग्राम पोटास देने हेतु 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और
10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से मिट्टी में मिला दें। संकर प्रजाति के बीज की मात्रा 8 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें और कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और संकुल प्रजातियों में बीज की मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें और बुआई के तुरंत बाद पाटा लगा दें, जिससे बीज के अच्छे जमाव हेतु उपयुक्त नमी संरक्षित रह सके। बीज अंकुरण से पूर्व खरपतवार नियंत्रण हेतु 800 ग्राम एट्राजीन शाकनाशी का 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से बुआई के 24 से 48 घंटे के अंदर ही छिड़काव कर दें। हरे भुट्टों हेतु बोई गई मक्का की फसल में संभावित बारिश के मद्देनजर सिंचाई न करें और तैयार हरे भुट्टों की तुड़ाई कर बाजार भिजवाएं। लीची के पके फलों की तुड़ाई कर बाजार भिजवाएं। संभावित हल्की बारिश के बावजूद आम, अमरूद और लीची के फलदार वृक्षों में सिंचाई करें। आम, अमरूद और लीची के नए बाग लगाने के इच्छुक कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि मानसून की वर्षा शुरू होने से पूर्व नए बाग लगाने हेतु ऐसे खेतों का चयन करें जिसकी मिट्टी दोमट हो तथा निचली सतहों में कठोर परत न हो। अतः ऐसे चयनित खेत में इस सप्ताह आम और लीची के नए बाग लगाने हेतु 10 से 12 मीटर की दूरी पर और अमरूद एवं नींबू वर्गीय फलों के लिए 6 से 7 मीटर की दूरी पर 1 घन मीटर आकार के गड्ढे इस सप्ताह खोदकर खुला छोड़ दें, जिससे दिन में संभावित तेज धूप से जमीन में उपस्थित कीट और बीमारियां नष्ट हो जाएं और मिट्टी की भौतिक दशा में सुधार हो जाने से लगाए गए पौधों की अच्छी बढ़वार होगी। इस सप्ताह के आगे आने वाले दिनों में संभावित हल्की बारिश और बादल छाए रहने के कारण कद्दू वर्गीय सब्जियों में डाउनी मिल्ड्यू रोग के लगने की संभावना है। इस रोग में पत्तियों के सिराओं पर पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। अतः सलाह दी जाती है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में इन लक्षणों के दिखाई देते ही इंडोफिल M45 की 2.5 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। संभावित बारिश के मद्देनजर मुर्गी पालक भाई मुर्गियों को नमी के कुप्रभाव से बचाने हेतु मुर्गी गृहों में वायु संचार बढ़ा दें, जिससे कि नम बिछावन सूखती रहे। यदि कहीं बिछावन भीग जाए तब नई बिछावन डाल दें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव सिमरा बोरीपुर, जिला बरेली के किसान नन्हेलाल ठाकुर जी ने। आप मूंगफली की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो नन्हेलाल जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जो मुख्य बात है, अपने जो मूंगफली में किस्मों का चयन आपकी भूमि के अनुसार, आपकी बुआई के समय के अनुसार आपको करना चाहिए। इसमें 3 तरह की किस्में होती हैं। जो फैलने वाली किस्में हैं उसमें RG 510 है, RG 382 है, ये बिल्कुल फैलने वाली किस्में हैं। दूसरी अर्ध विस्तारी किस्में हैं, उसमें HNG 69 है, HNG 123 है, RG 425 है। ये किस्में आपको RSSC या दूसरी एजेंसियों पे इनका बीज मिलेगा। और भारी मिट्टी के अंदर जो गुच्छे वाली किस्में हैं वो उसमें THG 37 है, TG 37A है, THG 24 है। और प्रताप मूंगफली जो महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर द्वारा विकसित की गई किस्में हैं, वो किस्में आप गुच्छे वाली किस्मों को बुआई कर सकते हैं। और RG 425 किस्म है, ये असिंचित क्षेत्र में उपयुक्त है। जो अपन किस्मों की बात कर रहे हैं तो इसमें एक नई किस्म RG 559-3 नई विकसित की गई है अभी इसी केंद्र द्वारा। ये किस्म के दाने गुली बहुत मोटी होती है, ये एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसकी भी पैदावार 40 क्विंटल से ऊपर है, इसकी गुली बहुत मोटी होती है, तो इसमें बाज़ार में इसके भाव ज़्यादा मिलते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatyup@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जैविक खेती से अच्छी आय कमा रहे किसान से मुलाकात, मछली पालन व्यवसाय से अधिक लाभ लेने हेतु तालाब का प्रबंधन, फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।